बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लक। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का ये लेक्चर बहुत अहमियत का हामिल है तमाम ख़वातीन व हज़रात के लिए जो पाकिस्तानी शहरी हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि सर हमें पाकिस्तान आर्मी का बेहद शौक़ है, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और बेतहाशा क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि किस फील्ड में जाना चाहिए। आज आपको इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम फील्ड्स के बारे में आगाही दूंगा और रहनुमाई करूंगा कि आपके लिए ये फील्ड मुनासिब हो सकती है। यानी कि प्राइमरी क्लास से लेके पीएचडी तक के स्टूडेंट्स पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट प्राइमरी पास है उसके लिए कौन सी फील्ड है जिसमें वो जा सकते हैं, एलिजिबल है। जो मैट्रिक पास हैं वो पाकिस्तान आर्मी के कौन से शोबा ज्वाइन कर सकते हैं। FA/FSC इंटरमीडिएट वाले कौन सा शोबा ज्वाइन कर सकते हैं। BA वाले किस फील्ड में जा सकते हैं, BA जिसने किया वो किस फील्ड में जा सकते हैं, मास्टर MPhil PhD वाले किस फील्ड में जा सकते हैं, MBBS वाले किस फील्ड में जा सकते हैं। यानी कंप्लीट एक खुलासा जो है ना मैंने पेश किया है और इस पर बहुत मेहनत की गई है। इस वीडियो पे ये तमाम जो मालूमात है इकट्ठी करने के लिए इसके पीछे कई घंटों की मेहनत है। तो स्टूडेंट्स, ये मेहनत आप लोगों के लिए की है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूर दराज से ताल्लुक़ रखते हैं, लसबेला के हैं, खुशदार के हैं, कोयटा से जिनका ताल्लुक़ है या कोयटा से दूर ऐसे इलाके जहाँ कैंट नहीं है, कोयटा में तो फिर भी कैंट है, ताकि उनको मालूमात दी जाएं और वो पाकिस्तान आर्मी जिससे वो शौक़ रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, ये शोबा अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी फील्ड के मुताबिक जिस शोबे में वो जाना चाहते हैं, जिस कोर को अपनाना चाहते हैं उसके मुताबिक अप्लाई करें और कामयाबी हासिल करें। अपनी दुआ में हमें याद रखें। तो इस हवाले से आप नोट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं, इस तरह याद नहीं रहेगा आपको। स्पेशली मैं अपनी उन स्टूडेंट्स को ये मैसेज दे रहा हूँ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो अक्सर पूछती रहती हैं, मुझे कॉल करती रहती हैं कि सर हम किस फील्ड में जा सकती हैं, लड़कियाँ किस फील्ड में जा सकती हैं। तो 9-10 मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, 9-10 शोबे हैं जो वो अपना सकती हैं एज ए कमीशन ऑफिसर। इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये वीडियो देखेंगी आप लोग तो खुश होंगी, आपके अंदर एक इंशाअल्लाह ताला एक लहर पैदा होगी कि हम पाकिस्तान आर्मी को जान करें, हमारी क्वालिफ़िकेशन है, हम एलिजिबल हैं और ये शोबा हम अपना सकती हैं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी दे दूँगा। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ भी सकते हैं। ये 2 स्टूडेंट्स मैंने बिठाए हुए हैं सामने, ये मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, उन्हीं के मुताबिक हमने जवाब देने हैं और आप लोग नोट डाउन करते जाएं जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं। जी सर। सर प्राइमरी वाले किस फील्ड में जा सकते हैं? जी अच्छा क्वेश्चन किया है। आपका क्वेश्चन? मिडिल वाले कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जी इन बच्चों ने पूछा है मेरे से कि प्राइमरी जिसने पास किया और जो मिडिल पास है कैंडिडेट किस फील्ड में जा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्राइमरी पास हैं यानी कि 5वीं क्लास पास है वो भी आर्मी ज्वाइन कर सकता है। इस तरह मिडिल वाले भी आ सकते हैं और मैट्रिक वाले भी आ सकते हैं। इस हवाले से आप नोट डाउन करें। हेडिंग लिखें, पाकिस्तान आर्मी में बहसीयत सिपाही भर्ती। पाकिस्तान आर्मी में बहसीयत सिपाही कैसे भर्ती हुए जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म की भर्तियाँ होती हैं। बहसीयत सिपाही के प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म की भर्तियाँ होती हैं, जहाँ स्वीपर, सैनिटरी वर्कर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर होती है वो होती है प्राइमरी। देखिए जो स्वीपर आते हैं पाकिस्तान आर्मी में उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्राइमरी क्लास पास हो, इतना पास हो लिख पढ़ सके। इस तरह सैनिटरी वर्कर जो होते हैं प्राइमरी का पास होना ज़रूरी है उनके लिए। और इनकी जो एज लिमिट है वो है 17 से लेकर 35 साल तक। यानी 17 साल से लेके 35 ईयर्स 35 साल तक बच्चे जो
मेल हैं कैंडिडेट्स वो एज स्वीपर भर्ती हो सकते हैं और इनकी जो हाइट है वो है 5 फुट 3 इंचज़। 5 फुट और 3 इंच मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये आर्मी की। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा है, आपका बेटा क्या नाम है? मेरा नाम शिफात हुसैन। शिफात मनसहरा से इसका ताल्लुक है, हमारे पास आया पढ़ने के लिए। इसने पूछा कि मिडल वाले जो हैं वो किस शोबे में जा सकते हैं, जिसने 8वीं क्लास पास की हुई है। तो अगर मिडल आप पास हैं तो बेसिकली कुक जा सकते हैं, नहीं स्वीपर के लिए प्राइमरी क्लास और मिडल के लिए कुक के लिए मिडल के पास होना ज़रूरी है। बेसिकली कुक आप जा सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी को। और इसमें जो एज लिमिट है वो है 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। स्वीपर की मैंने क्या बताई थी? 17 से 35 साल तक। लेकिन जो कुक है उसके लिए 17.5 से लेके 23 साल तक ये एज लिमिट है। और कद जो है ये 5 फुट 3 इंचज़, हाइट इनकी 5 फुट और 3 इंचज़ ये रिक्वायर होती है। सर ये जो सिपाही है ये किस फील्ड में जा सकते हैं और इनके लिए इनकी हाइट क्या होनी चाहिए, उनके कद वगैरह क्या? क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि सिपाही के लिए सिलेक्शन के क्या रिक्वायरमेंट है? क्या रिक्वायरमेंट है? मिलिट्री पुलिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सिपाही अगर जाना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया हमारे पास कि सिपाही के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कि सिपाही कैसे बना जा सकते हैं, सोल्जर यानी कि। जी सर। तो सोल्जर के लिए कम से कम जो तालीम है वो है मैट्रिक की बेस पे सोल्जर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इस तरह मिलिट्री पुलिस में जो सिपाही होते हैं उनके लिए भी तालीम कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिक यानी 10th क्लास पास होनी चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। और सिपाही के लिए जो हाइट है वो है 5 फुट 6 इंचज़। लेकिन MP में जो कद ज़्यादा चाहिए होता है मिलिट्री पुलिस में, तो सिपाही जो मिलिट्री पुलिस में जाते हैं तो उनके लिए कद जो है वो 5 फुट और 8 इंच होता है। सर बतौर क्लर्क सिपाही के लिए तालीम कितनी ज़रूरी होती है? ये अच्छा क्वेश्चन किया। बाद स्टूडेंट्स कॉल करते रहते हैं कि क्लर्क की भर्ती जब कब आती है और कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो बतौर क्लर्क पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए एज लिमिट 23 साल तक है। 23 से ज़्यादा होगी तो आप बतौर क्लर्क नहीं जा सकते। कम से कम 17.5 साल, 17 साल और 6 माह। और इसके लिए कद ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, 5 फुट और 3 इंच, 5 फुट और 3 इंच। लेकिन तालीम ज़्यादा चाहिए होती है। इसके लिए बतौर क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट चाहिए होता है, यानी कि FA FSC होना चाहिए, अबव होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, FA होना चाहिए, FA या FSC, FCS या इससे इक्वलेंट। तो अगर आपका FA FSC इक्वलेंट नहीं है तो आप बतौर क्लर्क नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। और बेटा ये इनकी जो मैंने ऊपर सारी बताई है, इनकी ज़्यादा इंडक्शन जो होती है ना ये अक्टूबर के महीने में होती है क्लर्क की। और बाकी जो कैंडिडेट्स में बताएं ज़्यादा जो इनकी इंडक्शन होती है, सिलेक्शन होती है, जो इश्तिहार वगैरह आते हैं, प्रोसेस जब शुरू होता है, ये महीना कौन सा होता है? अक्टूबर का महीना होता है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब सेंटर में भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल जो अक्टूबर में इनकी सीटें आती हैं। तो अक्टूबर से पहले आपको चाहिए कि अखबारात का मुताला करते रहें, इन टच रहें, पूछते रहें। अगर आप बेसिक क्लर्क जाना चाहते हैं तो पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। जी एक्सक्यूज़ मी सर, जी मुजाहिद फोर्स में भर्ती कैसे होती है? जी आपने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान आर्मी की मुजाहिद फोर्स में जी कैसे भर्ती होती है। तो 2 तरह की भर्ती होती है। पहले तो ये कि लोअर रैंक से मुराद सिपाही और क्लर्क, और इनसे लोअर यानी कि सैनिटरी वर्कर वगैरह। सैनिटरी वर्कर के लिए मिडल, ठीक है। अब सैनिटरी वर्कर के लिए आपकी जो तालीम है वो प्राइमरी होनी चाहिए, जिस तरह आर्मी का मैंने बताया था, पाकिस्तान आर्मी का। इस तरह पाकिस्तान मुजाहिद फोर्स जो है उसके लिए भी सैनिटरी वर्कर जो होते हैं, स्वीपर वगैरह, उनके लिए प्राइमरी का पास होना ज़रूरी है। इसी तरह ट्रेडमैन के लिए मिडल होना चाहिए, ट्रेडमैन के लिए मिडल होना पास होना ज़रूरी है। इस तरह जनरल ड्यूटी सिपाही जो होते हैं, जनरल ड्यूटी सिपाही की भर्ती होती हैं मैट्रिक की बेस पे। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, मुजाहिद फोर्स की बात हो रही है। इसी तरह इंटरमीडिएट की बेस पर बतौर क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं मुजाहिद फोर्स को। अभी ये क्वेश्चन के सैनिटरी वर्कर की एज लिमिट कितनी है मुजाहिद फोर्स में, तो 18 से 30 साल तक है। कितनी एज लिमिट है? 18 से 30 साल।
और बाकियों के लिए 18 से 23 साल तक है, 18 से 23rd ईयर। 23 साल से ज़्यादा होंगे तो आप बाकी मुजाहिद फ़ौज जो मैंने बताए शोबे में आप नहीं जा सकते हैं। और इनमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। इस तरह जो आर्मी का मैंने बताया है, क्लर्क का और बाकी सिपाही वगैरह, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल यहाँ अप्लाई नहीं कर सकती, फ़िलहाल नहीं है फ़ीमेल का। और ये जो मुजाहिद फ़ौज का इश्तिहार आता है, सैनिटरी वर्कर से लेके सिपाही तक, सैनिटरी वर्कर से लेके सिपाही तक का, ये हर साल जून और दिसंबर में इंडक्शन होती है। लिखना ये आपको पता होना चाहिए। मुजाहिद फ़ौज की वैसे सिपाही और क्लर्क, सैनिटरी वर्कर, इनकी हर साल जून और दिसंबर में इंडक्शन होती है। इसके ऑफिसर जो होते हैं वो सेकंड लेफ्टिनेंट जाते हैं, इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मुजाहिद फ़ौज में भी जो ऑफिसर जाते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट जा रहे हैं और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, जी ये AFNS क्या होता है? जी, अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये एक शोबा है AFNS, आर्म फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ, आर्म फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ AFNS। तो पाकिस्तान आर्मी को जो फ़ीमेल हमारी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ, वो ज्वाइन कर सकती हैं AFNS के शोबे में भी आके। इस तरह मेडिकल में जिस तरह जाती हैं ऑफिस डॉक्टर बनती हैं, तो AFNS एज ए नर्स भी वो ज्वाइन कर सकती हैं। तो एज ए नर्स AFNS ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? तो इसमें क्वालिफ़िकेशन आप लिख लें, ये मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक विद साइंस, और कम से कम मैट्रिक में मार्क्स जो रिक्वायर होते हैं वो 60%। अगर 60% नंबर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। या फिर FSC प्री मेडिकल विद 50% मार्क्स मिनिमम। अगर आपके FSC प्री मेडिकल में 50% मार्क्स हैं तो आप AFNS के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। और ये प्रोग्राम हर साल जुलाई में आता है। हर साल किस महीने में आता है? जुलाई में आता है ये प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रोग्राम में सिर्फ फ़ीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ मैं कि इस प्रोग्राम में वो फ़ीमेल स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली अपने सेकंड ईयर के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हों, रिसेंटली से जब ये इंडक्शन स्टार्ट हो, तो अपने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेसिस पर होप सर्टिफिकेट लेके अप्लाई कर सकती हैं। और एज लिमिट कितनी चाहिए इसके लिए? 17 से 25 साल तक AFNS के लिए 17 से 25 साल। और हाइट चाहिए होती है कम से कम 5 फीट कम से कम, इसके लिए रिक्वायरमेंट है हाइट की। अक्सर आती हैं मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, AFNS की तालीम हासिल करने के लिए। पता होता नहीं है कैसे अप्लाई करना है, तो सारा प्रोसीजर हम बताते हैं उन्हें, पर तैयारी भी करवाते हैं। तो पहली बात तो ये कि सिलेक्शन प्रोसीजर लिख लें। AFNS का अच्छा शोबा है, बाइज़्ज़त शोबा है। तो पहला टेस्ट होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी के मुराद इनिशियल टेस्ट। इसमें प्रिलिमिनरी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, यानी कि इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इनका। इसके अलावा एकेडमिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, एकेडमिक टेस्ट, तो उसके बाद फिर इनका मेडिकल टेस्ट होता है। और फिर GHQ से एक टीम आती है जो उनका इंटरव्यू लेती है। तो फाइनल जो सिलेक्शन करती है वही टीम करती है, GHQ से फिर इनकी सिलेक्शन की जाती है। और अगर जो फीमेल स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाती है, आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, ठीक है, वहाँ इन्हें भेजा जाता है। इसके अलावा CMH लाहौर, CMH मुल्तान, CMH खारियम, CMH कोयटा और PNS शिफा कराची, ठीक है, कहीं भी आर्मी इनको भेज सकती है। यानी कि कौन से इलाकों में, कौन कौन से कॉलेज में। पहले मैंने बताया आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH मुल्तान, CMH खारियम, CMH कोयटा और PNS शिफा कराची, वहाँ इन्हें भेजते हैं, जहाँ 4 साल का नर्सिंग प्रोग्राम जो है ना, वहाँ इन्हें कराया जाता है। और इस नर्सिंग प्रोग्राम में ये BSc करती हैं,
जिसके बाद इन्हें एज सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है, ऑफिसर होती हैं। और इनसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है, जिसके तहत कम से कम 10 साल तक आर्मी को सर्व करना लाजमी होता है इनके लिए, कि आप आर्मी छोड़ नहीं सकती। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे लोग तो जुनून की हद तक आर्मी से मोहब्बत रखते हैं, आते इसीलिए हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है, खाकी यूनिफॉर्म में, इस वर्दी में, तो आर्मी क्यों छोड़ेंगे। ठीक है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि इसी प्रोग्राम में ट्रेंड नर्सेज भी अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि अगर किसी फीमेल कैंडिडेट ने नर्सिंग डिप्लोमा किए हुए और मिडवाइफरी किए हुए या बीएससी जेनरिक नर्सिंग की है या फिर पोस्ट RN-BSc नर्सिंग की हुई है, तो वो अप्लाई कर सकती हैं। और इनकी सिलेक्शन का प्रोसीजर भी सेम होता है। फिर उसके बाद ये 6 हफ्तों की जो है ना ये ट्रेनिंग करती हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है मैंने बताया। और 6 हफ्तों के बाद फिर ये लेफ्टिनेंट के रैंक के लिए अहल होती हैं। जब ये 6 हफ्ते की ट्रेनिंग कर लेती हैं तो एज आ लेफ्टिनेंट ये आती हैं। और इनके लिए जिनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, जिन्होंने ये जो मैंने बताई है ये डिप्लोमे की हों, ठीक है, जो ट्रेंड नर्सेज हैं, तो उनकी एज लिमिट है 18 से 28 साल। 18 से 28 साल तक ये अप्लाई कर सकती हैं। और हाइट इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है हाइट की, कम से कम हाइट 5 फुट। और पहले वाली की उम्र कितनी थी, जो मैट्रिक और FA की बेस पे जाएंगी, FSC 17 से 25 साल। हाँ 25, जो मैट्रिक विद साइंस और 60% मार्क्स, या फिर FSC 50% मार्क्स और प्री मेडिकल में FSC की हो, तो उनके लिए 17 से लेके 25 साल एज। लेकिन जो ट्रेंड नर्सेज हैं, जिन्होंने ये BSc जेनरिक नर्सिंग की हो, पोस्ट RN-BSc की हो नर्सिंग, तो उनके लिए एज लिमिट 18 से 28 साल तक है। ये डाउट भी क्लियर हो गया। अक्सर मेरे से ख़वातीन पूछती हैं कि सर हम अप्लाई कर सकती हैं, ये हमारे पास डिग्री है, तो इस हवाले से बहुत फ़ोन आते हैं। तो उनको चाहिए कि ये वीडियो गौर से सुने और इसका लिंक आगे तमाम जो उनकी सहेलियाँ हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी सेंड करते हैं कि उनके भी डाउट्स क्लियर हों। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि PMA लॉन्ग कोर्स के बारे में बता दें कि अक्सर लड़कों को नहीं पता होता PMA लॉन्ग कोर्स के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। सर ये हमें भी बता दें PMA लॉन्ग कोर्सेज़ के बारे में, इनके टेस्ट किस तरह होते हैं और ये इनकी तैयारी कैसे करनी है, इनके बारे में थोड़ा बताएं। चलें, ये मैं बड़ा अहम क्वेश्चन है। अक्सर 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। हर 6 माह बाद एक तो ये कोर्स आता है, ठीक है, हर 6 माह बाद ये कोर्स आता है, साल में 2 दफ़ा ये कोर्स आता है PMA लॉन्ग कोर्स। और सर पूछ रहे हैं सर 144 क्या होता है, 146 ये नंबर है कोर्स का। अभी जो अप्रैल में आएगा वो कौन सा कोर्स होगा, 146 PMA लॉन्ग कोर्स होगा। फिर आगे आएगा अक्टूबर में आएगा 147 होगा, फिर अप्रैल में आएगा वो 148 होगा, फिर अगले अक्टूबर में आएगा वो 149 होगा। तो ये कोर्स का नंबर होता है, समझिए। पहले तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें बेटा इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई करते हैं। इंटरमीडिएट में चाहे आपने FA किया है, चाहे आपने FSC किया हुआ है, चाहे आपने FCS किया हुआ है, चाहे आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है जो इक्वलेंट हो FA FSC के, तो यू आर एलिजिबल फॉर PMA लॉन्ग कोर्स। 2 साल की अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है 2 साल, यानी कि BA BSc की है या इसके बराबर की डिग्री आपके पास है, तब भी आप एलिजिबल हैं। इस तरह 4 इयर्स ग्रेजुएशन आपने की है, तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन फ़ायदा हो जाए, जो जो आपकी तालीम ज़्यादा होगी आपको फ़ायदा होगा एज में। तो मैं बताऊँगा कि क्या क्या फ़ायदा होगा। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने FA FSC की हुई है या फिर आपने FCS किया है या डिप्लोमा किया है या इंटरमीडिएट के बराबर कोई भी आपने सनत ली हुई है, तो आपकी उम्र 17 से 22 साल, यानी कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 साल, ठीक है। और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 22 साल। लेकिन यहाँ पे 3 महीने की रिलैक्सेशन देते हैं, 3 महीने की आपको रिलैक्सेशन दी जाती है 90 दिन की, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ग्रेजुएट किए हुए हैं, आप अगर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, BA BSc हैं आप, तो फिर आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी एज लिमिट में फ़ायदा होता है। आपको 23 साल तक आप एलिजिबल हैं।
इसी तरीके से जो पाकिस्तान नेवी में है, पाकिस्तान एयरफोर्स में है, पाकिस्तान नेवी में जो सेलर हैं, ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो एयरमैन हैं, ठीक है, उनको भी ये फ़ायदा है अगर वो सर्विंग है, पर्सनल हैं, कि 17 से 23 साल तक वो एलिजिबल हैं। यानी कि अगर किसी ने BA BSc की हुआ है वो भी 23 साल, 1 साल से ज़्यादा हो जाता है। जी जी समझ आइए बात। जी इस तरह अगर कोई एयरमैन है एयरफोर्स में या नेवी में सेलर है, हो वो FA या FSC, जी सर। तो फिर भी उसके लिए 1 साल ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी आर्म फोर्सेज में है, जी जी सर्विंग पर्सनल है, ठीक है, खिदमत कर रहा है पाकिस्तान की। इसके अलावा अगर आप 24 साल के हो गए हैं और ये ज़्यादा हो गई है, जी जी लेकिन साथ आपने की हुई है 4 साल का आपने प्रोग्राम किए हुए हैं ग्रेजुएशन, जी जी यानी कि आपने BS की है या BA ऑनर्स की हुआ है, BBA किए हुए है, BPA किए हुए है, ये 4 साल के जो ऑनर प्रोग्राम हमने किए, तो फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर 24 साल आप किए जाए, 24 साल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम, मतलब आपकी, तो 24 साल में भी आप एलिजिबल हैं लॉन्ग कोर्स के लिए। जी तो सारे इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं, ये 17 साल से लेकर 24 साल तक। मैं दोबारा ये आपको बताता चलूँ, यानी कि जो इंटरमीडिएट वाले हैं, जिसने FA FSC किया हुआ है, FCS किया है या डिप्लोमा किया है, उसकी एज लिमिट कितनी है? 17 से लेके 22 साल तक, 17 से 22 साल तक। जिसने BA किए हुए है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो उसकी उम्र फिर 1 साल ज़्यादा हो जाती है, 17 से 23 साल तक। जिसने ग्रेजुएशन विद 4 ईयर प्रोग्राम किए हुए हैं, एक ग्रेजुएशन होती है 2 साल, BA जो 2 साल में हम लोगों ने किया था, जी सर। और एक ने 4 साल में भी ग्रेजुएशन की है, जी जी ठीक है, तो उसकी एज लिमिट फिर 24 साल तक हो जाती है। जी इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं पाकिस्तान आर्मी में, जो सिपाही हैं, जी जी उनकी 17 से 25 साल तक, ये 25 साल तक जो सोल्जर है जो आर्मी में है, पाकिस्तान आर्मी में, ठीक है, 25 साल तक PMA लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल है। एयरमैन और नेवी के जो सेलर हैं वो कितने साल तक हैं? वो 23 साल तक हैं। 23 साल तक। लेकिन आर्मी के जो सोल्जर हैं वो 25 साल तक। और साथ ये भी फ़ायदा है कि अगर उसने FA में 60% नंबर नहीं भी है ना, और सर्विंग सोल्जर है, तो 50% मार्क्स के साथ भी वो एलिजिबल है। तो इसलिए वो स्टूडेंट्स जो जिनके नंबर कम हैं FA में, पहले तो मैं उन्हें यही मशवरा देता हूँ कि आप इम्प्रूवमेंट करें, 60% नंबर आने चाहिए आपके। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करें तो एज सोल्जर आप जाएँ, आर्मी ज्वाइन करो, 6 महीने 9 महीने ट्रेनिंग है, 6 माह की ट्रेनिंग होती है ज़्यादातर। सोल्जर बन जाएंगे तो उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप तो सर्विंग हो गए हैं ना। तो इसलिए तमाम वो सिपाही पाकिस्तान आर्मी में जो सर्विस कर रहे हैं, अगर उनकी उम्र अभी 25 साल नहीं हुई और उन्होंने FA किए हुए 50% मार्क्स हैं, उन सबको मैं ये इंसिस्ट करता हूँ कि ज़रूर एज ए कमीशन अप्लाई करें, ताकि आप पाकिस्तान में एज ए कमीशन ऑफिसर, ठीक है, अफसर बन के पाकिस्तान की खिदमत करें। अगर आपकी तालीम भी है, आप रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं, तमाम आपकी मतलब जो रिक्वायरमेंट हैं उसके मुताबिक आप आ रहे हैं, तो एज अ कमीशन अफसर आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो सिपाही थे बाद में कमीशन ले गए और एज अ ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं, बहुत सी मिसालें हैं, एज अ जनरल रिटायर हुए हैं। तो वो जब सिलेक्ट हो गए अफसर बन गए, तो आप क्यों नहीं बन सकते? जी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? सर ये जो मैरिड शादीशुदा PMA लॉन्ग कोर्सेज में जा सकते हैं? जी अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। जी जा सकते हैं, लेकिन सर्विंग पर्सन होना ज़रूरी है। अब अगर आप सर्विंग हैं पाकिस्तान आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में सर्विस कर रहे हैं एज अ सोल्जर, ठीक है, एज सिपाही, एयरमैन, सेलर, तो आप पाकिस्तान आर्मी PMA लॉन्ग कोर्स में एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी चाहिए कि आपकी एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए। कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 20 साल होनी चाहिए, फिर आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप सोल्जर भी नहीं हैं, ठीक है, और शादी की हुई है आपने, और तालीम आपकी FA FSC है और लॉन्ग कोर्स में जाना चाहते हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। आप दूसरे कोर्सेज में जा सकते हैं, जिनकी डिटेल मैं आगे दूंगा आपको। इसलिए आप मोरल डाउन ना करें, आगे इस वीडियो को सुने आखिर तक, इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो शायद आपको अक्सर लोगों को नहीं पता है। अच्छा, PMA लॉन्ग कोर्स का जो प्रोग्राम है बेटा, ये हर साल किस किस महीने में आता है? अप्रैल में और अक्टूबर में। ये आपको पता होना चाहिए, हर साल अप्रैल में और अक्टूबर में एक कोर्स आता है। और जो स्टूडेंट्स 12वीं में पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है। अगर आपको 60% मार्क्स नहीं है, तो फिर होप सर्टिफिकेट पे आप PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए जो हाइट रिक्वायर होती है वो है 5 फुट 4 इंच,
5 फुट 4 इंच कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है हाइट के लिए। और सिलेक्शन प्रोसीजर आगे लिखें कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो सबसे अहम क्वेश्चन है, सिलेक्शन प्रोसीजर का आपने क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से, सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है, तो इस हवाले से भी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले जब आप जाते हैं टेस्ट देने के लिए तो ऑनलाइन टेस्ट होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के 2 तरह के टेस्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। दोनों का रिजल्ट कंबाइन आता है। वर्बल टोटल होते हैं 84 और नॉन वर्बल टोटल होते हैं 64। 84 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं 30 मिनट्स में। इसके बाद फिर नॉन वर्बल 64 क्वेश्चंस करने होते हैं 30 मिनट्स में। टोटल 1 घंटे का टाइम होता है। 148 क्वेश्चंस होते हैं। 95 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा तो आप पास होंगे, ठीक है। 65% मार्क्स का होना, पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो एकेडमिक टेस्ट वो भी ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर दिया जाता है आपको, उस पर आपने करना होता है। 50 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स टाइम होगा और इसमें आपने 21 क्वेश्चंस के आंसर सही देने होंगे, यानी कि 42% रिजल्ट। लेकिन कोशिश करनी है कि सारे सही हों। अब ये क्वेश्चन कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है, इसके लिए इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी यानी इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, इस पे गिरफ्त होनी चाहिए आप मजबूत हो किस्म की, तब आप इंशाल्लाह ये टेस्ट 50 में से 50 मार्क्स ले लेंगे। MCQs आते हैं, ये MCQs होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। जब ये टेस्ट क्लियर हो जाता है इसके बाद आपका फिजिकल होता है। और ये क्वेश्चन भी करते हैं सर फिजिकल कितने दिन के बाद होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो 1 दिन के बाद भी हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है, 5 दिन के बाद भी हो सकता है। ये उन पर मुनसर है जो सिलेक्शन कर रहे हैं, इनिशियल जो आर्मी सिलेक्शन वाले हैं, जो इनिशियल सेंटर है। तो पहले से आपने प्रिपरेशन करनी, दिन कम ही होते हैं आपके पास। अगर 1 दिन के बाद फिजिकल हो, आपने तैयारी ना की तो क्या करोगे? इसलिए कम से कम 2 माह पहले से तैयारी करें। अभी आपके पास दिन है, अभी आपको चाहिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट अगर क्लियर कर लेंगे, फिजिकल आपको टफ नहीं होंगे, ठीक है। मैंने बताया हुआ आपको फिजिकल क्या क्या तैयार करना होता है, माइल भी करना है, पुशअप करने हैं, सिटअप्स करने हैं, रीचअप्स करने हैं। अगर वो पास नहीं करेंगे तो फेल हो जाओगे फिजिकल, फिर आपको दुख होगा और 6 माह का वेट करोगे। इसलिए फिजिकल के हवाले से कोई ना कोई ग्राउंड होगा, नहीं है तो आप रोडों पे दौड़ें, कोई मसला नहीं है। अपना पास करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ तो अल्लाह का करम है, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ कितने ग्राउंड्स हैं, पार्क कितने हैं? 4-5 पार्क हैं यहाँ पे, बड़े बड़े। नवाज शरीफ पार्क है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो अभी इलामा इकबाल पार्क के नाम से मशहूर है, इसके अलावा ये सामने मलिया पार्क है, ठीक है। कमर्शियल मार्केट में 2 पार्क हैं। तो तैयारी आप करें, मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला आपको सुरूख फरमाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मैंने जो है वो ज़ाया नहीं फरमाती है। इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अभी आप लोग इधर आए, फ़ायदा हो रहा है आपको, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस तो पैदा हुआ है ना, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये पास हो जाएंगे तो फिर आपको ISB का फॉर्म दिया जाता है और ISB फिर आप जाते हैं। फिर ISB पर अलग से वीडियो वो मेरी देख सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, डिटेल मेडिकल। जब ISB क्लियर हो जाती है तो डिटेल मेडिकल, ठीक है, और डिटेल से तफसील से मेडिकल होता है। फिर उसके फाइनल सिलेक्शन आपकी GSQ करता है। फिर आप 2 साल की ट्रेनिंग होती है, PM में जाते हैं, काकूल PM पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद, वहाँ आप जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के दौरान आपको ग्रेजुएशन कराई जाती है, BSc कराई जाती है। और इसके अलावा जो मिलिट्री पेपर्स हैं वो पास करने होते हैं, फिजिकल तमाम जो टेस्ट हैं वो पास करने होते हैं। ऐसे फिजिकल आपने बहुत टफ अपने आप को रखना है। अगर आप PMA को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप फिजिकल मजबूत होंगे। अगर आप फिजिकल मजबूत नहीं है तो फिर PMA मतलब आपको टफ कर देगा, लेकिन शुरू में आपको फिर सख्ती झेलना पड़ेगी। समझ आ रही है बात? हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी तो PMA को हमने एंजॉय किया, हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अभी से प्रिपरेशन करें ताकि अल्लाह ताला आपको सुरखूर फरमाए। और जब PMA से पास आउट होता है तो आपको कौन सा रैंक दिया जाता है? सेकंड लेफ्टिनेंट का। सेकंड लेफ्टिनेंट फिर मुख्तलिफ कोरें हैं, कोई भी कोर आपको मिल सकती है। आपकी काबिलियत के मुताबिक फिर देखा जाता है किस कोर में इसको भेजा जाए। सर पहले आपने के AFNS के बारे में तो बता दिया है, आपकी बड़ी नवाजिश है। आप ज़रा कैप्टन नर्सेज के बारे में बता देंगे, ये किस तरह बनते हैं? ये AFNS आर्म फोर्सेस नर्सिंग, ठीक है, स्टाफ। AFNS स्टैंड्स फॉर आर्म फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ। तो वो तो मैंने आपको गाइड कर दिया। अभी आपने क्वेश्चन किया कि CM में डॉक्टर होते हैं, कैप्टन डॉक्टर, उसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट है। मेडिकल कैडेट्स कहते हैं इन्हें, कैसे मेडिकल कैडेट्स बनते हैं, बाद में मेडिकल कैडेट्स कैप्टन बन जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो इसका प्रोग्राम जो है ना हर साल जून के मंथ में आता है। मेडिकल का प्रोग्राम हर साल जून के मंथ में आता है, मेडिकल कैडेट्स का, जिसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट? जिन्होंने प्री मेडिकल में FSC की हो, और ये मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं।
रैंक आपको कैप्टन का दिया जाता है जब आप पास आउट होंगे। इंडक्शन हर साल किस महीने में बताया मैंने, जून के महीने में इंडक्शन होती है। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एफएससी प्री मेडिकल, लेकिन विद कितने % मार्क्स होने चाहिए? नो इधर 60 नहीं है, यहाँ 70% मार्क्स। डॉक्टर बन रहे हैं, जी जी। ठीक है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल डिग्री है, और इतना बड़ा अजीम शख्स बन रहा है जो दूसरे शख्स की ज़िंदगी बचा रहे हैं, इतनी खिदमत कर रहे हैं, छोटी बात ये नहीं है। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि नंबर भी फिर काबिल लोग जाते हैं, तो कम से कम आपके मार्क्स 70% नंबर होने चाहिए। अगर आपने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो फर्स्ट ईयर की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट पे, लेकिन फर्स्ट ईयर में कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो कम से कम 70% होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि 70% मिनिमम मार्क्स है। तो इस तरह फर्स्ट ईयर में भी 70% मार्क्स होना ज़रूरी है। और इसमें एज लिमिट जो है वो है 17 से 21 साल तक, कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 ईयर एज। और हाइट जो चाहिए होती है मेल के लिए वो है 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 4 इंच कम से कम। और प्रोसीजर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम। अक्सर स्टूडेंट वही तैयारी करते रहते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो प्रोसीजर वो डिफरेंट है। इसमें जो टेस्ट हैं आपके, ठीक है, इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, वर्बल नॉन वर्बल। उसके बाद आपके जो एकेडमिक टेस्ट होंगे उसमें बायोलॉजी का टेस्ट होगा, फिजिक्स का टेस्ट होगा, केमिस्ट्री का टेस्ट होगा और इंग्लिश का टेस्ट होगा। ये लिख लें, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ठीक है। जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। एक अहम जो बात है वो बतानी है मैंने यहाँ पे, ये कौन सा जहाज़ जा रहा है? C-130 जा रही है। हमारी लोकेशन ऐसी है, ये 6 रोड है, सामने मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पे हम बैठे हैं। अच्छा, जो ज़रूरी बात ये बतानी है कि आपने जो अगर टेस्ट दे रही है मेडिकल कैडेट के लिए, तो प्रोविंशियल टेस्ट पास करना ज़रूरी है। पहले प्रोविंशियल टेस्ट क्या होता है कैंडिडेट्स के लिए, मैंने बताया कि प्रोविंशियल टेस्ट जो है वो पास करने ज़रूरी हैं। अब ये क्वेश्चन के प्रोविंशियल टेस्ट होता क्या है? प्रोविंशियल टेस्ट से मुराद MD कैट, ठीक है, नाम्स का टेस्ट, ईटा का टेस्ट, ठीक है, या फिर स्टेट एंट्री टेस्ट, SCT, स्टेट एंट्री टेस्ट। ये टेस्ट, इनमें से कोई टेस्ट आपने पास किया हो तो आप एलिजिबल हैं मेडिकल कैडेट्स का टेस्ट देने के लिए। क्लियर होगी मेरा ख्याल है, बात समझ गए होंगे। कैडेट सेलेक्ट होते हैं वो ट्रेनिंग कहाँ करते हैं? MBBS की। ये हमें गाइड कर लें, MBBS जो वो कैसे करते हैं MBBS? ठीक है, इस बच्चे ने एक क्वेश्चन किया है कि MBBS की डिग्री कहाँ से हासिल करते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं आर्मी मेडिकल के इस शोबे में, ठीक है, तो फिर वो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से, या फिर CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, CMH कोयटा मेडिकल कॉलेज, CMH कराची मेडिकल कॉलेज, CMH मुल्तान मेडिकल कॉलेज से MBBS करते हैं, या फिर BDS करते हैं। MBBS की डिग्री लेते हैं या फिर BDS की डिग्री लेते हैं, यानी कि इसमें इनको एडमिशन मिलता है। BDS में एडमिशन मिलता है और MBBS में एडमिशन मिलता है इन कॉलेजेस में। और इस दौरान कैंडिडेट को कोई फ़ीस नहीं अदा करनी पड़ती, क्योंकि आर्मी का हिस्सा हो गया ना, क्योंकि टेस्ट पास करके हैं। और इन्हें मंथली जो है ना स्टार्टमेंट मिलते हैं सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से इनको मंथली स्टार्टमेंट मिलते हैं। MBBS या BDS कंप्लीट करने के बाद 22.5 हफ्तों या 22 हफ्तों की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है इनकी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, ठीक है। और जो कैंडिडेट है पाकिस्तान आर्मी को बतौर कैप्टन डॉक्टर के तौर पे अप्लाई जो है ज्वाइन करते हैं, यानी कि सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, MBBS हो जाते हैं जिन जिन जगहों का मैंने नाम लिए हैं, इसके बाद फिर वो 22-22.5 हफ्ते की मिलिट्री ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से करते हैं, और फिर कैप्टन डॉक्टर का इसको जो है रैंक दिया जाता है, और इनके साथ एक बॉन्ड साइन कराया जाता है कि 13 साल कम से कम वो आर्मी की सर्विस करेगा। एक्सक्यूज़ मी सर, जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये TCC के बारे में थोड़ी सी मालूमात दे देंगे हम? जी ठीक है।
TCC से मुराद है टेक्निकल कैडेट कोर्स। क्या मुराद है? टेक्निकल कैडेट कोर्स। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। TCC का प्रोग्राम हर साल फरवरी के मंथ में आता है। किस मंथ में आता है? फरवरी के मंथ में आता है, जिसमें वो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिन्होंने FSC में प्री इंजीनियरिंग या ICS किया हो। जिन्होंने FSC में क्या प्री इंजीनियरिंग या ICS किया हो, 60 पर मार्क्स कम से कम। अगर 65% मार्क्स, अगर 65% मार्क्स नहीं है, 65% नंबर नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और TCC क्या मैंने बताया, स्टैंड्स फॉर टेक्निकल कैडेट कोर्स। और जो रैंक मिलता है वो कैप्टन इंजीनियर का रैंक मिलता है। जब ये पास आउट हो जाते हैं PMA से तो कैप्टन इंजीनियर का रैंक मिलता है। इंडक्शन इनकी हर साल फरवरी में आती है। और क्वालिफिकेशन प्री इंजीनियरिंग और ICS, FSC में प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए या ICS होनी चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स। और इसमें सिर्फ मेल जो है ना ये अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स, फीमेल नहीं कर सकते। सेकेंडरी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में। अगर उनके 65% मार्क्स हैं तो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन 65% नंबर फर्स्ट ईयर में होना उनके लिए लाजमी है। अगर 65% मार्क्स नहीं है तो वो फिर अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट्स की उम्र कितनी होनी चाहिए, इस हवाले से मैं बताऊँ। कम से कम 17 साल और मैक्सिमम 21 साल एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम 17 और मैक्सिमम उनकी एज 21 साल। और जो कद है 5 फुट 4 इंच, 5 फीट और 4 इंचेस इनकी हाइट है, कम से कम मिनिमम इतनी हाइट रिक्वायर होती है। अब आते हैं इसके प्रोसीजर की जानिब। सबसे पहले टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जब ये टेस्ट पास हो जाता है तो फिर इसके बाद जो टेस्ट होते हैं इनमें मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है, एकेडमिक टेस्ट में फिजिक्स का टेस्ट होता है, इंग्लिश का होता है, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर का टेस्ट होता है। ठीक है। ये TCC वालों के लिए थोड़ा चेंज है प्रोसीजर। इनके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। इसके बाद जब ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तो इसके बाद इनका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर होने के बाद फिजिकल टेस्ट होता है। और फिजिकल टेस्ट के बाद फिर इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इसके बाद फिर ISSB के लिए स्टूडेंट जाते हैं, फिर फाइनल सिलेक्शन GSU की सिलेक्शन टीम करती है। और सेलेक्ट होने के बाद ये NUST जाते हैं। NUST स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST में जाते हैं, जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं NUST की। यहाँ पे पिंडी में भी है, इसकी मेन जो हेडक्वार्टर NUST का रावलपिंडी में है, 26 नंबर के पास करीब डाइवो गड्ढे के करीब समझ आई। बाकी MCS है इनकी एक ब्रांच, एक रिसालपुर में है। ठीक है। तो ये यहाँ जाके तैयारी करते हैं और 4 साल की इनकी यहाँ ट्रेनिंग होती है, कोर्स कराया जाता है 4 साल का। मुख्तलिफ शोबों में इंजीनियरिंग करते हैं, मुख्तलिफ शोबों में इंजीनियरिंग करते हैं। कौन कौन से शोबे हैं जिनमें इंजीनियरिंग करते हैं? हाँ, ये इस बच्चे ने पूछा कि जब ये सिलेक्ट हो जाते हैं NUST के लिए तो NUST से कौन कौन सी इंजीनियरिंग करते हैं। मुख्तलिफ शोबे होते हैं बेटा, जिसमें नंबर 1 है सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, लिखते जाएँ आप साथ साथ। सिविल इंजीनियरिंग करते हैं और ये सिविल इंजीनियरिंग करते हैं मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो रिसालपुर में है, NUST की ये ब्रांच है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते हैं मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल से, जो रावलपिंडी में है, MCS मैंने बताया। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी यानी NUST से करते हैं। इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग करते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। तो ये मुख्तलिफ इंजीनियरिंग है, मुख्तलिफ शोबे हैं। इनमें किसी एक फील्ड को चुना जाता है, सेलेक्ट करते हैं ये स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग करते हैं, जिसमें ये इंटरेस्ट लेते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद डिग्री जब इनको मिलती है तो फिर 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी चले जाते हैं, वहाँ 1 साल मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद इन्हें डायरेक्ट कैप्टन का रैंक दिया जाता है। इसमें सर मेरा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग के दौरान एक स्टूडेंट का कितना खर्चा हो जाता है? ये बच्चे बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि जब ये सिलेक्ट होके जाते हैं NUST में, EME कॉलेज में, MCS में, तो कितना एक कैंडिडेट पे ख़र्चा होता है। ख़र्चा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो तमाम जो ख़र्चा है कौन बर्दाश्त करता है? आर्मी बर्दाश्त कर रही होती है। लाखों में ख़र्चा होता है, लेकिन सारा ख़र्चा कौन बर्दाश्त करता है? आप शायद ये क्वेश्चन कर रहे थे कि कितना ख़र्चा पर मंथ, फ़ीस कितनी देनी पड़ती है। आपका क्वेश्चन मेरा ख्याल ये था। ऐसी बात है? तो कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो पार्ट ऑफ आर्मी है अभी, तो उल्टा इनको पे मिलती है। समझ आइए बात। फिर जब ये पास हो जाते हैं, कैप्टन बन जाते हैं, इंजीनियरिंग कोर में जाते हैं, तो इनसे भी एक बॉन्ड साइन कराया जाता है कि 13 साल कम से कम उन्होंने सर्विस करनी होती है। क्या ये कैप्टन के आगे भी जा सकते हैं?
यानी कैप्टन से ज़्यादा भी रैंक क्यों नहीं जाते? बहुत जाते हैं, ब्रिगेडियर्स बहुत ज़्यादा हैं इंजीनियरिंग कोर में। ये फ़ोन भी मुझे आते हैं, पूछते हैं सर ये तो कैप्टन ही रहते हैं, कैप्टन से आगे जाते नहीं हैं। गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे शेयर करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, ये आप लेफ़्ट कर दें। स्टूडेंट को मैं अक्सर कहता हूँ ज़्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप ना ज्वाइन करें। गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं और एक दूसरे को, एक बच्चे को इतना परेशान एक स्टूडेंट ने कर दिया, उसने कहा कि आप कैप्टन से ऊपर जा नहीं सकेंगे अगर आप इस नस्ट में चले जाएँ। और भाई ये नस्ट में जाने वाले काबिल तरीन लोग होते हैं, नालायक बच्चा जा ही नहीं सकता। कितने मैंने बताया कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? कम से कम 65% मार्क। लेकिन यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके 80% A+ से ज़्यादा नंबर होते हैं, 90%, 92, 94, 96 इस तरह उनके परसेंटेज होती है FSC में। काबिल लोग इधर आते हैं इंजीनियरिंग कोर में, तो काबिल लोग तो ऊपर जाते हैं ज़ाहिर है। तो बेताशा बेशुमार मतलब ब्रिगेडियर्स बनते हैं, जनरल बनते हैं, ठीक है। तो कर्नल बेताशा हैं, गिनती में नहीं है कितने कर्नल हैं इंजीनियरिंग कोर में। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर ना किया करें एक दूसरे से। और व्हाट्सएप ऐसे ग्रुप जिनका एडमिन गलत चीज़ें आपको शेयर करता रहता है, या दोस्त ऐसे हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोरल डाउन करते हैं एक दूसरे का, तो खुदारा ऐसे जो ग्रुप्स हैं वो छोड़ दें। इवन यहाँ तक कि स्टूडेंट गलत आंसर भी वो कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चन उसका गलत आंसर आगे शेयर कर रहा हो, बच्चे वो रट्टा लगा रहे हैं, याद कर रहे हैं, फिर बाद में कि हमने बड़ी मेहनत की है और हम इनिशियल टेस्ट ही फेल कर गए हैं, इसलिए तो फेल हो जाते हो जब तक तहकीक नहीं करते। अभी हम जब नोट्स बना रहे कितनी तहकीक गई आगे सामने बात, एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया है, क्योंकि गलत चीज़ आगे ना जाए। गलत चीज़ चली जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं है। तहकीक करने के बाद सही आंसर करेक्शन के साथ फिर बच्चों को आगे नोट्स देने चाहिए, ताकि बच्चे पास तो हों, आगे फ्यूचर तो उनका बने, तो इतनी मेहनत उनकी ज़ाया तो ना जाए। तो इसलिए बेटा इसमें जो रैंक्स हैं अपनी कबलियत पे बंदा आगे जाता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप अच्छे रैंक पे जाकर रिटायर होंगे। ग्रेजुएट के बारे में भी हमें थोड़ा सा गाइड कर। जी क्या समझ नहीं है मुझे आपके क्वेश्चन? सर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। ग्रेजुएट कोर्स बोलो ना। जी ग्रेजुएट कोर्स जो है इसके बारे में आपने पूछा है कि हमें गाइड करेंगे। ग्रेजुएट कोर्स पाकिस्तान आर्मी का बहुत अहम कोर्स होता है ये, ठीक है। ज़ाहिर है ग्रेजुएट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ग्रेजुएशन के बाद ये जाते हैं, ग्रेजुएट कोर्स है। तो वो स्टूडेंट जो इंटर वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, वही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हो। यानी कि ये भी खुशखबरी है, ग्रेजुएशन के बाद भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की है तो आप तब भी अफसर बन सकते हैं। 55% नंबर ग्रेजुएट कोर्स में जा सकते हैं। और इसमें जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं ग्रेजुएट कोर्स में तो आपको जो रैंक दिया जाता है वो होता है सेकंड लेफ्टिनेंट का। और इस कोर्स में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल यहाँ पे ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकती। और क्वालिफ़िकेशन कितनी हो चाहिए? BA BSc और इक्वलेंट, ठीक है, या फिर BA BSc ऑनर्स, या फिर BBA BPA विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो यानी कि अगर BA में ग्रेजुएशन में आपके 55% नंबर हैं तो आप ग्रेजुएट कोर्स में एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि BA के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट पे? हाँ, BA का स्टूडेंट 4th ईयर का अगर स्टूडेंट है, उसने BA का एग्ज़ाम दिया है 4th ईयर का, जी और 3rd ईयर में उसके 55% मार्क्स हैं, तो वो होप सर्टिफिकेट पे इस कोर्स में ग्रेजुएट कोर्स में एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नंबर उसके 3rd ईयर में कम से कम कितने होने चाहिए? 55%। कोर्स में एज लिमिट कितनी होती है? ये थोड़ा हमें गाइड कर दें, इस कोर्स में एज लिमिट कितनी होती है? ठीक है, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि कितनी उम्र चाहिए, तो 20 साल से 25 साल तक है, 20 ईयर्स कम से कम और 25 ईयर मैक्सिमम एज। तो आप ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अहम सवाल है, अक्सर ये मुझे फ़ोन आते हैं कि सर कितनी एज लिमिट? तो 20 से 25 साल, कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। आपने BA अगर 4th ईयर के पेपर दिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट कोर्स के लिए। और इसकी इंडक्शन जो होती है जून जुलाई में आती है, जून जुलाई में इनकी इंडक्शन आती है, इश्तिहार आता है और प्रोसेस शुरू होते हैं। सर ये ग्रेजुएट कोर्सेज़ की सिलेक्शन कैसी होती है सर इनकी? ग्रेजुएट कोर्स की सिलेक्शन प्रोसीजर आपने पूछा मेरे से। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका है, सबसे पहले इसका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल। इसके बाद एकेडमिक टेस्ट, इंग्लिश, मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज। जब ये ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाता है आपका तो उसके बाद फिर फिज़िकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं। इसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल जब आप यहाँ से क्लियर कर जाते हैं इनिशियल टेस्ट से तो फिर आप ISSB जाते हैं और वहाँ 4 दिन आपने गुजारने होते हैं। जो प्रोसीजर है ISSB का, वहाँ मुख्तलिफ टेस्ट वहाँ से गुजरना होता है आपने। जब वहाँ आपकी रिकमेंडेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है किसी ना किसी CMA से। उसके बाद फिर GSQ से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद फिर आपको PMA के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है।
और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जो आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर होती है। 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल के बाद फिर आपको कमीशन ऑफिसर का रैंक दिया जाता है एज आ सैंग लेफ्टिनेंट। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं और सवालात जो स्टूडेंट पूछता है उस स्किल में बहुत इजाफा होता है, और ये भी एक काबिलियत होती है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं। ये तख्लीकी जो सलाहियत है ना, उसकी निशानदेही ये बात करती है कि आपके जहन में तख्लीकियत है, आगे बढ़ने की कोशिश है आपके अंदर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सुरखरू फरमाएगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी किस्म का मज़ीद कोई क्वेश्चन तो मेरे से कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि DSSC के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देंगे आप हमें? जी क्यों नहीं करूँगा। ये पाकिस्तान आर्मी में आप डायरेक्ट कैप्टन भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट कैप्टन जाने के लिए DSSC कोर्स है। DSSC के बारे में बनता है, इससे पहले लिख लें, डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन। D से बनता है डायरेक्ट, S से बनता है शार्ट, फिर S से बनता है सर्विस, फिर C से बनता है कमीशन। DSSC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन। डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन। आर्मी को डायरेक्ट कैप्टन के तौर पर ज्वाइन किया जा सकता है। अगर आपने इन प्रोग्राम में MPhil या MS किया तो आप एजुकेशन कोर में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट कैप्टन आर्मी एजुकेशन कोर में। बाज़ दफ़ा MPhil मांगते हैं, बाज़ दफ़ा मास्टर मांग लेते हैं। तो लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उसमें मास्टर मांगा हुआ था, MA MSc। तो आने वाले दिनों में ये मास्टर MPhil हो जाएगा मेरा ख्याल है। तो इसलिए MPhil या MS अगर आपने किया होगा दर्ज झेल सब्जेक्ट्स में तो आप DSSC कोर्स के ज़रिए से डायरेक्ट कैप्टन के ओहदे को पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये आपके नॉलेज में होने चाहिए कि अगर आपने केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, फ़िज़िक्स में, पॉलिटिकल साइंस, इकनॉमिक्स, जियोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, हिस्ट्री, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में आपने MPhil या MS किए हुए, ठीक है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं डायरेक्ट कैप्टन के लिए, जिसे DSSC कहते हैं। और बाद दफ़ा MA मांग लेते हैं, MA MSc। लेकिन साइंस वालों के लिए ज़रूरी है कि उसने MSc में यानी मास्टर में फ़र्स्ट डिवीज़न होना उसको ज़रूरी है, मस्ट है। आर्ट्स वालों के लिए फिर फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, 55% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। बाद वो सेकंड डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फिर कंडीशन है, डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजमेंट कैसी आई है, तो आप उस मुताबिक फिर अप्लाई करेंगे। जेंडर इसमें मैंने बता दी मेल, DSSC में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जाते हैं, फीमेल नहीं जाती। फीमेल के बारे में आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आर्मी में फीमेल लड़कियों के लिए, तो इस वीडियो को देखें लास्ट तक, तो इंशाल्लाह उनको मालूमात मिल जाएंगी। एक तो DSSC में आर्मी एजुकेशन कोर में जा सकते हैं आप, जो सब्जेक्ट मैंने आपको गिनवाए हैं, लिखवाए हैं। तो एक तो कोर ऑफ एजुकेशन यानी कि आर्मी एजुकेशन कोर। इसके अलावा डायरेक्ट कैप्टन आप बन सकते हैं डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन के थ्रू कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपने BE केमिकल इंजीनियरिंग की हो, यानी कि अगर BE केमिकल इंजीनियरिंग की बेस पर ये लेते हैं, अगर आपने की है, एलिजिबल हैं आप इसके लिए, तो आप कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कैप्टन बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मास्टर या MSc या MA किया हुआ है इसमें साइकोलॉजी में, और मेल बहुत कम है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फीमेल तो बहुत करती हैं साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा। में यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो मैक्सिमम 80% फीमेल नज़र आएंगी इस फील्ड में, क्योंकि वो कहते हैं कि लड़कियों की फील्ड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेल भी कर सकते हैं और मेल भी बहुत अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर आपने मास्टर किया हुआ साइकोलॉजी में तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट भी जा सकते हैं, और ये भी आप डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं। और इसकी तमाम जितने मैंने बताए हैं, आर्मी एजुकेशन कोर, कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, इसमें साइकोलॉजिस्ट जो डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं, एज लिमिट है इसकी 28 ईयर्स, 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है तो 28 से ये मज़ीद बढ़ भी सकती है। अगर PhD की हुई है किसी ने तो फिर उसको सीनियरिटी मिल जाती है, 5 साल की सीनियरिटी मिलती है, तो वो जल्दी कर्नल बन जाते हैं ऐसे लोग जो PhD जिन्होंने की है। मेरा अपना कोर्समेट था, PhD था, तो हमसे पहले मेजर बन गया था। हम बाद में बने थे, वो हमसे पहले मेजर बन गया था। इसी तरह डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन में एक है DVM, ठीक है, DVM की बेस पर कोर ऑफ रिमाउंट वेटरनरी, कोर ऑफ रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स, ठीक है, RVNFC जिसे कहते हैं उर्फ आम में शॉर्टकट। RVNFC में अगर आपने DVM किया हुआ है तो इस बेस पे आप डायरेक्ट कैप्टन बन सकते हैं। इसके लिए भी एज लिमिट जो है वो है 28 साल तक। हाइट चाहिए होती है इन तमाम जितने मैंने बताए हैं DSSC के लिए, मेल के लिए
5 फुट और 4 इंच, यानी कि मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए आपकी, 5 फुट और 4 इंच होनी चाहिए। और साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जनवरी के मंथ में अप्लाई किया जाता है। इसमें अमूमन ये जनवरी में आती हैं वैकेंसीज इसकी DSSC की। तो स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर किया है या MPhil किए हुए हैं तो जनवरी का वेट करें और पहले से तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? हाँ, DSSC का उन्हें सिलेक्शन प्रोसीजर पूछा है। सबसे पहले होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वर्बल नॉन वर्बल होंगे, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है। जी। इसके बाद इनिशियल टेस्ट में ही आपका मेडिकल होगा, ठीक है, लेकिन मेडिकल से पहले ऑनलाइन एकेडमिक टेस्ट आपने पास करना होता है। एकेडमिक टेस्ट में जनरल नॉलेज भी होगा, इस्लामिक स्टडी भी होगी, इंग्लिश भी होगा, बाकी मैथ्स वगैरह ये क्वेश्चन। ज़्यादातर एकेडमिक टेस्ट आपका सब्जेक्ट बेस का होगा। अगर उर्दू में मास्टर किया उर्दू का पेपर होगा, इंग्लिश में अगर मास्टर की इंग्लिश का पोर्शन होगा, 50 मार्क्स ये एक पेपर होता है एकेडमिक का, तो वो आपने पास करना होता है। तो अपने सब्जेक्ट पे इस हवाले से मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। अभी ये नहीं कि आपने अगर मास्टर किया उर्दू में फॉर एग्जांपल तो आपने सिर्फ जो सिलेबस में पढ़ा है वही याद करें, बल्कि आपका वसी नॉलेज होना चाहिए। वसी समंदर है, मास्टर ऑफ उर्दू में आप, तो ज़ाहिर है कि आप बांगे दरा की सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि बांगे दरा इकबाल की पहली बुक है, बल्कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बांगे दरा पहली दफ़ा जब शाया हुई थी तो उसका नाशिर कौन था, पब्लिशर कौन था। यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। समझिए, मैं खुद पेपर बनाता रहूँ तो इसलिए मैं कहूँ आप सही पढ़ेंगे आप तो सही आपका नॉलेज होगा वसी, तब आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में स्पेशली आर्मी एजुकेशन कोर में एलिजिबल होंगे और सिलेक्ट होंगे। मतलब इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और GSQ की टीम आती है इंटरव्यू लेने के लिए। तो इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाएगा तो फाइनल जो सिलेक्शन है मेरिट लिस्ट की बुनियाद पे होगी। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन से पहले एक कंप्लीट मेडिकल होता है, ठीक है, डिटेल किस्म का मेडिकल, वो भी क्लियर आपने कर लिया, मेरिट लिस्ट में भी आ गए, तो फिर आपको कॉल लेटर आ जाएगा और आप पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। सर इसकी ट्रेनिंग की मुद्दत कितनी होती है? जी, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं आप तो 22.5 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। 22.5 हफ्ते से ये मुराद है कि तकरीबन 5.5 माह, तो 6 माह बताया जाता है। 2 हफ्ते जो है छुट्टी होती है लास्ट में, वो छुट्टी इस हवाले से होती है कि आपने ज्वाइनिंग करनी होती है, सामान वगैरह लाना होता है घर से, तो फिर 2 हफ्ते की आपको वेकेशन दी जाती है। तो इस तरह वो 2 हफ्ते मिला के टोटल जो मुद्दत है ट्रेनिंग की 6 माह की है। तो उन 6 महीनों में तमाम आपने ट्रेनिंग करनी है, जो प्रोसीजर है फ़ौज का। तो फिजिकल फिटनेस पे जोर देना है। ये ना समझे कि आपने सब्जेक्ट एजुकेशन कोर में जा रहे हैं तो वहाँ आपने सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, बल्कि आपने जो है ना सारी ट्रेनिंग करनी होती है। मिलिट्री ट्रेनिंग जो है आपने फायरिंग भी करनी है, बाकी चीज़ें भी है, सारी जो आर्मी का है रूल है उस मुताबिक चलना होता है। और इसमें जो बॉन्ड साइन कराया जाता है वो पहले 5 साल था, अभी 7 साल का बॉन्ड है कि आपने 7 साल तक सर्विस लाजमी करनी है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में, और लकी हैं वो लोग, स्पेशली जो लोग आर्मी एजुकेशन कोर में हैं, ठीक है, पुरसकून लाइफ है, अच्छी लाइफ है, अच्छी जगहों पे पोस्टिंग होगी आपकी। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में अच्छे स्टेशन है, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी। और ये जो एजुकेशन कोर है ये सर्विसेज है, ठीक है, फाइटिंग आर्मी ये सर्विसेज है। तदरीस के शोबे से आप वाबस्ता हो जाएंगे, मिलिट्री कॉलेजेस में जाएंगे, PMA में बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स हैं जो एक फ़ख्र है मतलब, और कौम की खिदमत कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये प्राउड होना चाहिए। और इसकी सिलेक्शन इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है कि सीटें कम होती हैं, और एजुकेशन चाहिए होती है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन हो और रेगुलर बेस पे आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सुरखुर होंगे। क्योंकि प्राइवेट अगर मास्टर किया तो वो नहीं लेते। सर मेरा क्वेश्चन है जी कि जी, LCC कोर्स कब आता है और इसका क्या प्रोसीजर है? ठीक है। LCC स्टैंड्स फॉर लेडी कैडेट कोर्स। अक्सर मेरी स्टूडेंट्स हैं कहती हैं कि सर आप हमें LCC के बारे में नहीं पढ़ाते, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो देखें, LCC के हवाले से मैंने काफ़ी लेक्चर दिए हैं, तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। तमाम हर वीडियो देखा करें, कोई इंशाल्लाह आपके मालूमात में इजाफा होगा और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस हवाले से। इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं और मतलूबा क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक भर्ती होती हैं। जो हमारी फ़ीमेल हैं, जो हमारी इस वतन की मुक़द्दस बेटियाँ हैं, तो उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर अप्लाई करें। पाकिस्तान आर्मी जैसा शोबा नहीं है कोई, इतनी रिस्पेक्ट, जितनी रिस्पेक्ट आर्मी में किसी और शोबे में नहीं है, जितनी आपकी रिस्पेक्ट आर्मी में होती है किसी और शोबे में इतनी इज़्ज़त नहीं होती। तो अच्छा आप शोबा है, आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर मज़ीद मालूमात चाहती हैं आप तो मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। एनी और कुछ मालूमात मैं देता हूँ यहाँ पे कि फ़ीमेल जो है आर्मी में को डायरेक्ट कैप्टन कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो इसके लिए जो कोर्स है उसे कहते हैं LCC। तो डायरेक्ट कैप्टन के ओहदे पे आप आएंगी, और ये प्रोग्राम हर साल जून में आता है। ये आप लिख लें, हर साल ये किस महीने में आता है? जून के महीने में आता है अमूमन।
सर इसमें किस किस कोर्स में लेडीज़ जा सकती हैं? ये क्या कहा आपने, समझ नहीं आई है। सर इसमें लेडीज़ किस किस कोर्स में जा सकती हैं? कोर्स या कोर में? कोर में। कोर बोलो ना, कोर्स तो नहीं है ना जी जी, कोर में। जी। कोर्स कौन कौन सी कोर आपने पूछा है, कौन कौन सी कोर है? जी जी। नंबर 1 है कोर ऑफ इंजीनियरिंग। कोर ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकती हैं जो फीमेल हैं, और इसमें BE/MS, ठीक है, इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अगर सिविल इंजीनियरिंग आपने की हुई है, नंबर वन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने की हो तो जा सकती हैं। इसके अलावा आपने अगर इंजीनियरिंग की है, इसमें आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग फीमेल कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, और मुझे फ़ख्र है हमारे अपनी वतन की बेटियों पे कि मेहनत करती हैं। इस तरह जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने की है, ठीक है, तो आप कोर ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकती हैं। इंजीनियरिंग कोर में कौन कौन सी फील्ड? BE या MS आपने किया हो, BE या MS आपने किया हो किस किस फील्ड में? सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, जियो इन्फॉर्मेटिक, ठीक है। इसमें दूसरी कोर है कोर ऑफ सिग्नल्स। कोर ऑफ सिग्नल में बेताशा फीमेल हमारी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, और इसके लिए जो है ज़ाहिर है LCC कोर्स एक ही कोर्स है, LCC लेडी कैडेट कोर्स, और इसमें जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपने BE किया हो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, टेलीकॉम, या फिर BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने की हुई हो तो आप कोर ऑफ सिग्नल्स में जा सकती हैं। इसके अलावा LCC कोर्स के ज़रिए आप कोर ऑफ सर्विसेज में जा सकती हैं, जिसे आर्मी सप्लाई कोर कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? 16 ईयर्स डिग्री इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। 16 साल की डिग्री आपने की हो इन प्रोग्राम्स में। कौन कौन से प्रोग्राम? POL इंजीनियरिंग, ठीक है, POL पाइपलाइन केमिकल इंजीनियरिंग। अगर इसमें आपने 16 साल की डिग्री ली हुई है तो आप कोर ऑफ सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके अलावा चौथी कोर है कोर ऑफ ऑर्डिनेंस। कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में भी हमारी फीमेल हैं, ठीक है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने MBA किए हुए है, MBA किया हुआ है किस में? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। MBA किस फील्ड में किया हो? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। या BE किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप कोर ऑफ ऑर्डिनेंस को ज्वाइन कर सकती हैं थ्रू LCC। इसके अलावा बेटा ये जो फीमेल है हमारी कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी कि EME, इसमें भी जा सकती हैं अगर आपने इन्होंने किया हो BE किया हो, ठीक है, इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स टेक्नोलॉजीज़। कौन कौन से? कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, MTS इंजीनियरिंग की हो, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आपने अगर इंजीनियरिंग की हुई है तो आप EME कोर में एज अ LCC कोर्स में एज अ कैप्टन जा सकती हैं। इसके अलावा जो फीमेल है ये भी आर्मी एजुकेशन कोर में जाती हैं, लेकिन वो DSSC के थ्रू नहीं जाती बल्कि LCC के थ्रू की जगह। ज़्यादा DSSC जो है ये मेल का है, और जो LCC है ये लेडीज़ का है। लेडी कैडेट कोर्स के थ्रू आप आर्मी एजुकेशन कोर में जा सकती हैं अगर आपने मास्टर किया हुआ है इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। किसमें? उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। लेकिन यहाँ भी MPhil वालों को तरजीह दी जाती है। अगर आपने MPhil किया तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अगर PhD है तो मोस्ट वेलकम, आप फिर जल्दी मेजर बन जाएंगी, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसके बाद सातवां जो है ना, सातवीं जो कोर्स समझ लें वो है वही RVFC में भी हमारी फीमेल हैं, LCC के थ्रू गई हैं, जिसमें आपने DVM किया हो फ्राम एनी पाकिस्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रजिस्टर्ड हो विद PVMC से। PVMC से कोई यूनिवर्सिटी अगर रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, और आपने DVM किया हुआ है तो आप RVFC में जा सकती हैं एज अ कैप्टन। 8वें नंबर पे आप जा सकती हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स। अभी ये देखें सदका जारिया के तौर पे मैं बना रहा हूँ ये वीडियो उन फीमेल्स के लिए जिन्हें नहीं पता, जिनका नॉलेज नहीं है। तो अभी जिनको नहीं है नॉलेज, जिन तक ये वीडियो जाएगी तो यकीन वो दुआ में याद रखेंगे कि सर ने बड़ा अच्छा काम किया। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स के तौर पे आप जा सकती हैं, ठीक है। और ICTO, इसे क्या कहते हैं? ICTO इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स। अगर आपने क्या किया हो? BS किया हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, BS किया हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा हमारी जो फीमेल हैं ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स बन सकती हैं, ठीक है, PRO। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? MS मास कम्युनिकेशन, MA IR इंटरनेशनल रिलेशंस, MSc TV एंड फिल्म प्रोडक्शन। अगर आपने MSc TV या फिल्म प्रोडक्शन में मास्टर किए हुए है, MSc की हुई है, या MA
आपने IR में किया हुआ है या MS आपने मास कम्युनिकेशन में किया हुआ है तो आप एज ए कैप्टन जा सकती हैं PRO यानी कि डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स। इसके अलावा 10 नंबर पे डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू एज साइकोलॉजिस्ट बन सकती हैं। ठीक, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ये हमारी फीमेल क्या बन सकती हैं, साइकोलॉजिस्ट। लेकिन वो जो इनका डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा वो उसकी मुख्तलिफ है, DSSC जो मेल के वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा अलग से है, तो इसमें आप जा सकती हैं MSc साइकोलॉजी अगर आपने किया हो तो आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू क्या बन सकते हैं, कैप्टन बन सकते हैं, जिसमें मेल बन सकते हैं। तो इसलिए LCC में के तहत ही आपकी ट्रेनिंग होगी, साथ ही उनके साथ ही होती है, इकट्ठी होती है। तो LCC में जेंडर क्या मांगा जाता है, ओनली फीमेल, मैक्सिमम एज कितनी चाहिए 28 ईयर्स। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो फिर एज रिलैक्सेशन भी होती है। हाइट चाहिए होती है फीमेल के लिए 5 फीट, 5 फुट अगर उनकी है हाइट है कम से कम। ठीक है, कम से कम कितनी 5 फुट, इससे अगर कम होगी तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगी। और इनकी इंडक्शन होती है, बड़ा अहम सवाल है ये, आपने नहीं पूछा कि इंडक्शन के हवाले से मेरे जहन में आया। इंडक्शन हर साल इनकी जून के महीने में होती है। सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले इनका टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल। ठीक है, और इसके बाद इनका एकेडमिक टेस्ट होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट होता है। ठीक है, एकेडमिक टेस्ट में सब्जेक्ट रिलेटेड जो टेस्ट है उस पर सही कमांड आपकी होनी चाहिए, जो अपना रेलिवेंट सब्जेक्ट है उस पर आपने सही तैयार करके जाना होता है। इसके बाद इनका होता है फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर इनकी ISB होती है और GSQ से टीम आती है जो इनका इंटरव्यू लेती है। फाइनल सिलेक्शन जो है GSQ करता है और सिलेक्शन के बाद फिर 6 माह की इनकी ट्रेनिंग होती है, या 22 हफ्ते 22.5 हफ्ते कर लें। और इसके बाद जो है एक बॉन्ड साइन करती हैं ये 7 साल का, ये कम से कम कितनी नौकरी करनी है आर्मी में, 7 साल मस्ट है करना। लेकिन रिटायर होती हैं अपने वक्त पे ही, क्योंकि आर्मी कोई नहीं छोड़ता, पाकिस्तान आर्मी बाइज़्ज़त शोबा कोई भी नहीं छोड़ता। सर पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर को एज M कैडेट कैसे ज्वाइन किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है ये कि आप अगर पाकिस्तान के किसी भी, ठीक है, पाकिस्तान के किसी भी रजिस्टर्ड कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के किसी भी रजिस्टर्ड कॉलेज से जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से MBBS कर रहे हैं और आपने 4th ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो आप पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर को M कैडेट के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 20 से 26 साल तक होती है। यानी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 20 साल, कम से कम 20 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज होनी चाहिए, 26 साल तक होनी चाहिए। तो 20 से 26 साल के अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप MBBS 4th ईयर में पढ़ते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर MBBS किए हुए तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। और मिनिमम जो आपकी हाइट है वो 5 फुट और 4 इंच होती है, 5 फीट 4 इंचेस। ये प्रोग्राम हर साल जुलाई में आता है, ये भी देख लें। आप बता सकते हैं MBBS वालों को कि हर साल जुलाई में देखा करें इश्तिहार, तो हर साल जुलाई में ये आता है प्रोग्राम M कैडेट्स का। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ना इसका क्या है, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, फिर इसके बाद MBBS, ठीक है, कंप्लीट होना ज़रूरी है। कंप्लीट होना ज़रूरी मुराद है, अगर 4th में पढ़ता है फिर उस पर करेंगे, सर्टिफिकेट पे करेंगे, लेकिन अगर कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट के अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट, और फिर फाइनल सिलेक्शन GSQ की टीम करती है। और आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी पास कर लिए, मेडिकल भी क्लियर हो गया, तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए PMA जाते हैं, जहाँ आपने 6 माह की ट्रेनिंग करनी होती है, यानी 22.5 हफ्ते है टोटल। 2 हफ्ते मैंने जैसे पहले बताया था, वो फिर जॉइनिंग टाइम दिया जाता है। तो इस तरह जॉइनिंग टाइम के साथ 6 माह आपको मिलते हैं, एज ए कैप्टन आप आ जाते हैं, और 6 साल का बॉन्ड साइन करते हैं कि 6 साल आपने कम से कम आर्मी में ज्वाइन करना है और सर्विस करनी है। 6 साल आपने आर्मी की सर्विस मस्ट करनी है, छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, क्या क्वेश्चन है बेटा? सर SSRC क्या होता है? ठीक है, SSC ज्वाइंट पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन मेजर, कैप्टन ब्लीक मेजर थ्रू SSRC। SSRC स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन, शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन को हम शॉर्टकट कहते हैं, SSRC कहते हैं। ठीक है, जिसमें अगर आपने MBBS किया हुआ है या BDS किया हुआ है, ठीक है, या आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है, ठीक है, आगे मजीद तालीम है आपकी मुकम्मल कर लिया है, तो आप पाकिस्तान आर्मी को एज ए कैप्टन या मेजर ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन जिसने किया वो डायरेक्ट मेजर आते हैं। फिर इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन की हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा एज आपकी 32 साल, 32 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 32 ईयर्स काफ़ी एज होती है, तो 32 ईयर्स तक आप आर्मी अप्लाई में आ सकते हैं, एज अ मेजर आ सकते हैं।
और अगर आप MBBS मुकम्मल किए तो मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए, 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों जो हैं कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। इसमें SSRC में जिससे बनता है शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन, डॉक्टरों का ये कोर्स होता है। मेल के लिए हाइट चाहिए होती है 5 फुट 4 इंच, वही जो PMA लॉन्ग कोर्स के लिए है, और फीमेल के लिए हाइट चाहिए होती है 5 फीट 5 फुट। सर जी कब आता है ये कोर्स इंडक्शन की जनवरी में होती है, तो जनवरी में देखा करें इश्तिहार, जनवरी में इसकी इंडक्शन होती है अमूमन आमतौर पे। तो चेंज भी आर्मी करती रहती है, अपना मतलब उनका तरीक़ार है, लेकिन ज़्यादातर जो है अमूमन जनवरी में इंडक्शन होती है इसकी। और सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, फिर एकेडमिक टेस्ट होंगे, फिर मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, और फिर इंटरव्यू GSQ की सिलेक्शन टीम लेगी, और फिर फाइनल जो सिलेक्शन है मेरिट लिस्ट की बुनियाद पे की जाती है। जब आप मेरिट में आ जाएंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल, ठीक है। इसमें जो ट्रेनिंग की मुद्दत है, PTC ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है 12 हफ्तों की, और बाकियों की ट्रेनिंग होती है 22 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। बॉन्ड साइन किया जाता है PTC ऑफिसर्स के 2 साल के बॉन्ड के 2 साल कम से कम जॉब करनी है सर्विस, और बाकी जो 5 साल का बॉन्ड साइन करते हैं कि 5 साल कम से कम आर्मी को सर्व करेंगे। आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक है, मैं कैसे ज्वाइन करूँ पाकिस्तान आर्मी को? जी माशाल्लाह, शौक़ हमारे हर बच्चे में है, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तानी है, जो भी मुहिब वतन है, सबको पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत है, और हर शख्स ये चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी में आ जाए। तो मैंने प्राइमरी से लेकर PhD तक आपको गिनवा दिए हैं शोबे। तो पहले तो अपनी आपने देखनी है, एज देखनी है, इसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, और फिर क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप देखना है कौन सा शोबा है जिसमें आप एलिजिबल हैं। फिर आप मेहनत करेंगे, टिल लगाएंगे, मेहनत करेंगे, फिजिकल जो आपकी फ़िटनेस है वो भी आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए, और अपने सब्जेक्ट भी कमांड होनी चाहिए, तब भी आप कामयाब लाइफ गुजारेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। अभी जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, ठीक है, तो उनकी कोई ना कोई गलती होती है, या तो वीक होते हैं, एकेडमिक में वीक होते हैं, सब्जेक्ट में वीक होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अपने नंबर हैं FA-FAC में, आपने अपने नंबर लिए हैं, चीटिंग नहीं की, मेहनत पे आए, तो वो बंदा कभी नाकाम नहीं होता। अगर आप चीटिंग करके नंबर लेते हैं 90% 95% मार्क्स, ठीक है, तो वो शख्स चीटर जो है ज़िंदगी में कभी कामयाब सुरखरू नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं फेल हो गया, क्योंकि कंपटीशन है, और जो मुकाबलाजात के इम्तिहानात हैं इनमें वही शख्स कामयाब होता है जो मेहनती शख्स होता है, जिसके पास नॉलेज हो। मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको सुरखरू फरमाएगा। बाकी ये नोट्स हैं, इनिशियल टेस्ट के नोट्स हैं, जो जिन पे बड़ी मेहनत की गई है, हमने भी मेहनत की है अपने स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट, ये आपने पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, ये नोट्स आप दोनों के पास हैं। तो कितने टेस्ट याद कर लिए इसमें से? सर ये सारे तकरीबन सारे हो गए। टोटल कितने इसमें टेस्ट हैं? 86 88 हैं टोटल जी। 86 तो नहीं है सर दो करंट अफेयर। हाँ, करंट अफेयर टोटल इंक्लूडिंग उनके 88 हैं। तो 88 अगर आप ये कर लें करंट अफेयर, पर लास्ट में वो करेंगे फिर ज़्यादा जब आपका इंटरव्यू होगा, तो 86 तो आपने सही याद करने हैं। ये शुरू में वर्बल नॉन वर्बल हैं जो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये एकेडमिक टेस्ट हैं, तो आपने सही अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आप सुरखरू होंगे। इसके अलावा फिर आगे इनिशियल टेस्ट क्लियर होगा तो ये ICSB के नोट्स हैं। आप में से किसी ने लिए हैं ये नोट्स? जी सर मैंने लिए। ली हुई है ना ये, क्योंकि आप दोनों तैयारी कर रहे हैं मेरे से, जी जी। तो ये भी आपने स्टडी की होंगे, ठीक है। तो आपने दोनों हवालों से मेहनत करो। पहले तो आप इसको साइड पे रखें ना, जब तक आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर नहीं होता, पहले आप ये नोट्स लें, ठीक है। स्टूडेंट जो देख रहे हैं, अगर दोनों मंगवाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन जिसका इनिशियल टेस्ट अभी देना है वो पहले ये नोट्स मंगवा ले। ये आपका इनिशियल टेस्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आप फिर ICSB का नोट्स मेरे से मंगवा सकते हैं, या मेरे से या बाई हैंड यहाँ रावलपिंडी तशरीफ़ लाके, या किसी रिलेटिव को कह के मंगवा भी सकते हैं यहाँ से, जो आपके पिंडी में इस्लामाबाद में लोग रहते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मेरे करीब ही थे, हॉस्टल में थे, यहाँ हॉस्टल हमारे पास है। तो कैसा है हॉस्टल? साफ़ सुथरा है? माहौल कैसा है बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छा है माहौल की कोई शिकायत नहीं। बाकी भी आपने हॉस्टल देखे होंगे दाएं बाएं, उनसे बेहतर है, काफ़ी बेहतर है ये हॉस्टल। और खाना कैसा है यहाँ पे? खाना बहुत अच्छा है, उनसे बेहतर है दूसरे हॉस्टल। ये स्टूडेंट मेरे पास चूँकि करीब थे, अभी रात के टाइम में इनको मैंने इधर बुला लिया था, करीब रहते हैं। दिन को आज हमने छुट्टी की थी बाकी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जो ज़रा वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो फिलहाल हमने अकेडमी में छुट्टियां दी हुई हैं बच्चों को। ये आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा कि अकेडमी, आपने बाकी अकेडमियों का भी जायज़ा लिया होगा पिंडी इस्लामाबाद की, तो उनमें और इसमें क्या आपने फ़र्क पाया है? उनमें फ़र्क ये है सर कि उनमें स्टूडेंट बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे सीखने को बहुत कम है। यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी है, यानी कि 10 से 12 स्टूडेंट आपस में हम डिस्कस कर, और यहाँ पे 12 लड़कों के मुख्तलिफ ग्रुप हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं, जिससे हमारे नॉलेज में इजाफा होता है।
और हम इधर डिस्कशन भी करते हैं, जिससे हमें काफ़ी बच्चे बैठकर ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है हमारा। क्योंकि एक टाइम पे मैं 10-12 बच्चों से ज़्यादा ठीक है एक ग्रुप में नहीं वो करता, क्योंकि ताकि सही फोकस स्टडी हो सके। तो 10-12 बच्चों का एक ग्रुप होता है, फिर इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, आपको पता है, ठीक है, मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ ग्रुप आते हैं, ताकि आप सही तरीके से प्रिपेयर होकर जाएँ। तो अगर मैं 50 बच्चे अगर मेरे पास हैं, फ़र्ज़ करें, सारों को इकट्ठा बिठा दूंगा तो फिर आपकी फ़ोकस एक एक स्टूडेंट पे नहीं होगा। तो इसलिए ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि आप 12 बच्चे जब डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो फिर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार ठीक है, या सारों को मैं इकट्ठे बुला लूँगा, आप क्या कहते हैं, 50 बच्चों को बिठा दूँ या? फिर ये ग्रुप की सूरत में ना, अभी एक बच्चा मेरे पास आया था, कराची से आया था, तो वो आया इसीलिए था कि सर आपके ग्रुप मतलब 10-12 बच्चों का जो ग्रुप आपने बनाया ये बहुत अच्छा है, तो हम पे ज़्यादा आप तवज्जो देते हैं। तो ये पे अपने शोबे के साथ बंदे को मुखलिस होना चाहिए, मेहनत हम करते हैं, इसीलिए अल्लाह का करम है, हमारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी होते हैं और हमेशा एक रब्ता रहता है। तो आपने क्यों इधर का रुख किया बेटा? सर मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और उससे किधर से आप आए हैं? मैं मनसेरा से आया हूँ। और आप किधर से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। जी जी। मैं आपका यूट्यूब चैनल देखा है, जिससे काफ़ी मुझे नॉलेज मिला और मैंने कहा सर की एकेडमी ज्वाइन करूँ और वहाँ से ज़्यादा इल्म हासिल करूँ। इसी तरह सर आपके पास सबसे बड़ी बात है कि आपने मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजों में काफ़ी यानी कि नॉलेज है, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, सर के पास चलते हैं, इनके पास स्टडी करते हैं। चले, नॉलेज तो हमने अपने आप को भी टीचर नहीं समझा आज तक, स्टूडेंट ही समझे, और जिस दिन टीचर समझ लिया तो फिर समझे कि नॉलेज ख़त्म हो गया। तो हमेशा अपने आप को मैं तालिब इल्म समझता हूँ, जिस तरीके से कोशिश करता हूँ एज ए फ्रेंड। आपको पता है कितने दिन हो गए, आगे 15 दिन तो आपके हो गए, आप कितना 15 दिन 10-15 दिन हो गए, तो एज ए फ्रेंड आपको मैं प्रैक्टिस कर। जब आप आए थे शुरू में तो कैसे थे, आप खुद बताएं। जब मैं आया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस 0% भी नहीं था, अब माशाल्लाह इतना हो गया, बेहतर हो गया। हाँ, सेटिस्फाइड हो के जाएंगे तो मैं समझता हूँ मैंने अपनी रोज़ी हलाल की है। अगर आप सेटिस्फाइड होके जाते हैं, मुजम्मिल आए थे लाहौर से, इस तरह वो कराची के बच्चे आए थे, कोयटा वाले आए थे 2 भाई, ठीक है, अगर आप चित्राल से बच्चे आते हैं, मतलब सवाबी से आए थे बच्चे, तो आखिर में जब उस बच्चे ने वीडियो उसकी भी है इस पर, तो इंशाल्लाह सेलेक्ट होते हैं, पास होते हैं। उनके पेरेंट्स मुझे कॉल जब करते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ कि अपनी रोज़ी जो है मैं हलाल कर रहा हूँ, अल्लाह का करम है। बाकी दुआ में याद रखें। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस क्लास को तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल करके रब्ता मेरे से कर सकते हैं। अब आइए दुआ मांगते हैं आखिर में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, या अली इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा दे, इसकी दिफा करने वालों की हिफाजत फरमा दे, इसके लिए जान निसार करने वालों को आला मकाम अता फरमा जन्नतुल फिरदौस में। या इलाही हमारे एक सपूत शहीद हुए हैं, कल शहीद हुए हैं, लेफ्टिनेंट आगा, उसके लिए हम दुआ गो हैं, कर्नल साहब के लिए दुआ गो हैं, पायलट ऑफिसर जो शहीद हुए उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा और उनकी बरकत और उनकी तवस्सुस से या अली हमारी बख्शिश भी फरमा दे। या इस सरज़मीन की हिफाजत के लिए हज़ारों जो हमारे बेटे और बेटियाँ हैं उन्होंने जाने निछावर की हैं, कुर्बान की हैं, खून दिए इस वतन को, इसकी सरहदों की हिफाजत में लगी हुई है, दिन रात अपनी नींदें कुर्बान की हुई। या इलाही इन तमाम लोगों के सदक़े या इलाही इस मुल्क की हिफाजत फरमा दे। या इलाही कश्मीरी मुसलमानों को जल्द अज जल्द आज़ादी की नेमत नसीब फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त या इलाही तमाम पेरेंट्स को जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, या इलाही उनको तौफीक दे कि आला तलीमी इदारों में दाखिला दिलाएँ और उनके पेरेंट्स को हर किस्म की परेशानी से निजात दे दे। यार ज़हनी परेशानी, रूहानी परेशानी, किसी बीमारी में मुब्तला हैं यार, चाहे वो रूहानी बीमारी हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमारियाँ हैं, या किसी और तरह की उलझन है, हर किस्म की परेशानी से या इलाही सबको निकाल बाहर कर दे। या अल्लाह करम फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े करम फरमा दे। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश ज़रूर करना चाहिए दुआ में, अल्लाह के महबूब हैं। और जो शख्स नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करता है वो सच्चा मोमिन है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमारी शिफ़ात करनी है, क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात के बगैर हमारी बख्शिश नहीं होगी, ये हमारा ईमान है। तो जब भी दुआ मांगते हैं वला आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला ज़रूर पेश किया करें। तो हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला कि अपने महबूब के सदक़े या इलाही हमारे हम पे करम फरमा दे। या इलाही हर तरह की परेशानियाँ दूर फरमा, हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, हमें कुछ नहीं पता, हमारा नॉलेज कुछ भी नहीं है। या इलाही हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। या इलाही हमारी जिस्मानी ताकत में इज़ाफ़ा फरमा दे, रूहानी ताकत में इज़ाफ़ा फरमा दे। या इलाही इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की खिदमत का जज्बा अता फरमा दे। या इलाही दिन दुगनी रात चुगनी या मुल्क तरक्की करे। या इलाही हम 24 घंटे इसी की कोशिश में लग रहे हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे जाए और इसके दुश्मन जो है वो नेस्त नबूत हो जाएँ। या रब्बुल इज़्ज़त अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम।